नमस्कार, मैं शक्ति सिंह स्वागत करता हूं आपका राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में, जिसके टेक्निकल पार्टनर हैं मिशन ज्ञान। प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे थे क्लास 12 की रसायन विज्ञान और आज हम नए अध्याय की शुरुआत करेंगे जो अपनी किताब का 16वां पाठ है और उसका नाम है त्रिविम रसायन स्टीरियो केमिस्ट्री। ये जो स्टीरियो केमिस्ट्री का चैप्टर है बहुत ही सिंपल पार्ट है, बहुत आसानी से हमें समझ में आ जाएगा और जब हम इसको यहाँ पढ़ेंगे ध्यानपूर्वक तो हमें ये यहीं समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसमें क्या है, हम समावयवता के बारे में पढ़ेंगे और बेसिकली अपने जो प्रकाशिक समावयवता और ज्यामितीय समावयवता है उसका अध्ययन हम करेंगे। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर में ज्यामितीय समावयवता जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। इसको जानने से पहले हम ये जानते हैं कि समावयवता क्या होती है। देखो, थोड़ा सा हम यदि इसकी हिस्ट्री की बात करें तो इसकी जो खोज है वो लिबिंग और वॉहलर ने की थी और इन्होंने क्या है कुछ ऐसे कंपाउंड देखे। जैसे आपको पता है कि वॉहलर ने यूरिया को सबसे पहले बनाया था प्रयोगशाला में और प्रयोगशाला में बनने वाला पहला कार्बनिक पदार्थ जो है वो यूरिया था। अब इसको अमोनियम साइनेटो से गर्म करने पर यह बना था। अमोनियम साइनेटो होता है NH4CN और यूरिया का सूत्र होता है CONH2NH2। ठीक, अब आप यदि इन दोनों के अणु सूत्र देखते हो तो इसमें कार्बन 1 है, ये लीजिए जी C। हाइड्रोजन देखो कितने हैं, 4 H4। N कितने हैं, 2 N2 और एक क्या है, O है। ठीक, अब आप इसमें देखो C कितना, 1, N कितने, 2 और H कितने, 2 और 2 4, H4 है, N2 है और एक क्या है, O है। तो यदि हम इसका अणुसूत्र देखते हैं और इसका अणुसूत्र देखते हैं तो दोनों के अणुसूत्र सेम है, लेकिन दोनों के यदि हम रासायनिक और भौतिक गुणों की बात करें तो वो अलग अलग हैं। इनकी जो व्यवस्थाएं हैं वो अलग अलग हैं। तो कुछ यौगिक ऐसे होते हैं जिनके अणुसूत्र तो समान होते हैं लेकिन भौतिक और रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं। ऐसे जो अणु हैं वो समावयवी कहलाते हैं और इस प्रकार की जो परिघटना है उसे हम समावयवता या आइसोमेरिज्म कहते हैं। तो जब ये वॉहलर ने ये देखा कि इस प्रकार से इनके दो अलग अलग रूप बन रहे हैं तो इन्होंने फिर ये कहा कि ये एक दूसरे के क्या है, समावयवी है। यदि हम इसके बाद में इसकी बात करें तो आप देखो जैसे यहाँ एक अल्कोहल है और एक ईथर है। यदि मैं इन दोनों के अणुसूत्र देखता हूँ तो इसमें कार्बन है 2 तो मैं लिख देता हूँ C2। हाइड्रोजन देखो 3 और 2 5 और एक 6 तो H6 और एक ऑक्सीजन है C2H6O। यहाँ भी देखो कार्बन 2 है C2H3 और 3 6 है और O, मतलब इन दोनों का जो अणुसूत्र है वो है C2H6O। लेकिन ये दो अलग अलग यौगिक है, एक अल्कोहल है और एक ईथर है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों क्या है, समावयवी है। और ये क्या दर्शाते हैं, ये समावयवता दर्शाते हैं। देखो लिखा है ऐसे यौगिक जिनमें अणुसूत्र समान हो परंतु इनकी भौतिक और रासायनिक गुण दोनों ही भिन्न भिन्न हो तो ये परस्पर समावयवी कहलाते हैं और इस प्रकार की जो परिघटना है उसे हम समावयवता कहते हैं। ठीक है, तो हमें क्या ध्यान रखना है, हालांकि इसको हमने 11th क्लास में भी पढ़ा है, हमें ये ध्यान रखना है कि कुछ यौगिक ऐसे होते हैं जिनके अणुसूत्र समान होते हैं लेकिन उनके भौतिक और रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं। यदि हम बात करें पूरी समावयवता की तो समावयवता बेसिकली 2 प्रकार की होती है। एक संरचनात्मक समावयवता होती है और एक त्रिविम समावयवता होती है। अब देखो यहाँ से एक चीज स्पष्ट आप यही करें, संरचनात्मक समावयवता में संरचना अलग अलग होती है। ये फिर 5 प्रकार की है। श्रृंखला समावयवता जिसमें श्रृंखलाएं बनती है, जैसा हमने एमीन के अंदर देखा था। एक स्थिति समावयवता, एक क्रियात्मक समूह समावयवता, एक मध्यावयवता और एक क्या होती है, चलायवता। ठीक है, अगर हम त्रिविम समावयवता की बात करें
तो त्रिविम समावयवता में क्या होता है, जो यौगिक होते हैं उनके अणुसूत्र तो दोनों में ही सेम होंगे, लेकिन उस यौगिक में जो प्रतिस्थापी कह दे या जो समूह जुड़े हुए होते हैं उनकी आकाशीय व्यवस्थाएं भिन्न भिन्न होती है। कोई समूह किस तरफ लग सकता है और कोई समूह किस तरफ लग सकता है। ये दो प्रकार की होती, एक विन्यासी समावयवता और एक सरूपण समावयवता। ठीक है, और विन्यासी समावयवता में एक तो आती है ज्यामिति समावयवता और एक आती है प्रकाशिक समावयवता। तो अपना जो चैप्टर है, इस चैप्टर में हम एक तो ज्यामिति समावयवता पढ़ रहे हैं, एक हम प्रकाशिक समावयवता को डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, तो समावयवता में हम किन किन चीज़ों को पढ़ेंगे, ज्यामिति समावयवता और प्रकाशिक समावयवता। आज की अपनी जो क्लास है उसमें हम ज्यामितीय समावयवता या जियोमेट्रिकल जो आइसोमेरिज्म है उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, अब देखो क्या होता है, अगर हम बात करें त्रिविम समावयवता को प्रदर्शित करने वाले यौगिकों में विभिन्न परमाणु या समूह की व्यवस्था तो समान रहती है, परंतु उनकी आकाशीय व्यवस्थाएं भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, अभी इस चीज को जब हम आगे पढ़ेंगे तो ये हमारे अच्छे से समझ में आएगी। इन संरचनाओं को त्रिविम समावयवी कहते हैं और इस परिघटना को त्रिविम समावयवता कहते हैं। अब ये जो त्रिविम समावयवता है, इसमें जो विन्यासी समावयवता है इसके दो रूप है, एक ज्यामिति समावयवता और एक प्रकाशिक समावयवता। अब देखो त्रिविम समावयवता को हमने एक तो विन्यासी समावयवता में बांटा है और एक सरूपणीय समावयवता में, और विन्यासी समावयवता को हमने दो भागों में बांट दिया है। कौन कौन से, एक तो ज्यामिति समावयवता, एक प्रकाशिक समावयवता। अब क्या है, जो विन्यासी समावयवी होते हैं वो एक दूसरे में परिवर्तित करने हेतु उच्च ऊर्जा की आवश्यकता होती है। मतलब अगर विन्यासी समावयवियों को हम चेंज करें तो हमें बहुत ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि इनमें जो पुराने बंध होते हैं वो टूटते हैं और नए बंध बनते हैं, तो उन बंधों को तोड़ने के लिए हमें एनर्जी की आवश्यकता होती है। जबकि जो ये सरूपण समावयवता दर्शाते हैं, इनमें क्या है, इतनी ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती। ये कमरे के ताप पर जो एनर्जी मिलती है उसमें ही अपने आप को चेंज कर लेते हैं। ठीक है, इस हेतु लगभग 100 किलो जूल पर मोल एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो हम एक बात यहाँ से ये सीखते हैं कि जो विन्यासी समावयवता दर्शाते हैं, चाहे वो ज्यामिति समावयवता दर्शाए चाहे वो प्रकाशिक समावयवता दर्शाए, उनके अणुओं में या उनके समावयवियों में जो है वो रूपांतरण इतना आसानी से नहीं हो पाता है। इसके विपरीत जो सरूपण समावयवी होते हैं वो कमरे के ताप पर एक दूसरे में रूपांतरित हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि इनके परस्पर रूपांतरण हेतु आवश्यक ऊर्जा बहुत ही कम होती है और उन्हें वो वातावरण में स्वतः ही मिल जाती है। मतलब उनको अलग से एनर्जी देने की जरूरत नहीं रहती। इस कारण हम सरूपणीय समावयवों को कमरे के ताप पर विलगित नहीं कर सकते, अलग नहीं करेंगे। जब वो नॉर्मल टेम्परेचर पर चेंज हो रहे हैं तो ये पता नहीं चलता है कि कब कौन से रूप में वो बदल गया, तो हम उनको अलग अलग नहीं कर सकते। जबकि जो हम विन्यासी समावयवता है उनके जो समावयवी हैं उनको कमरे के ताप पर आसानी से रूपांतरित कर सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से एक चीज़ ये भी नोट करेंगे कि विन्यासी समावयवता और सरूपण समावयवता ये दोनों ही क्या है, त्रिविम समावयवता के भाग है। और त्रिविम समावयवता में जो समूह जुड़े हुए होते हैं उनकी आकाशीय व्यवस्थाएं भिन्न भिन्न होती है। विन्यासी समावयवी जो होते हैं वो दो प्रकार की होती है, एक ज्यामिति समावयवता और एक प्रकाशिक समावयवता। ठीक है, अब विन्यासी समावयवियों का रूपांतरण आसानी से नहीं होता क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, जबकि जो सरूपण समावयवता दर्शाते हैं उनका रूपांतरण आसानी से हो जाता है क्योंकि उनको बहुत कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है और वो ऊर्जा वो कमरे के ताप पर स्वतः ही वातावरण से ले लेते हैं। अगर वो रूपांतरित हो जाते हैं इजीली तो उनके अलग अलग रूपों को विलगित करना मुश्किल हो जाता है, जबकि जो विन्यासी समावयवता दर्शाते हैं वो आसानी से रूपांतरित नहीं होते, इसलिए हम उनके अलग अलग रूपों को अलग अलग कर सकते। अब आप देखो, अब जो विन्यासी समावयवता है वो एक तो है ज्यामिति समावयवता और एक है प्रकाशिक समावयवता। और हम सबसे पहले किसकी शुरुआत करेंगे, ज्यामितीय समावयवता, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को हम सबसे पहले पढ़ेंगे और यहीं से अपना जो टॉपिक है उसकी शुरुआत होती है। इससे पहले हमने एक बहुत अच्छी बात पढ़ी है कि सरूपण समावयवता में जो समावयवी होते हैं वो अंतर परिवर्तित हो जाते हैं
रूपांतरित हो जाते हैं, एक रूप से दूसरे रूप में चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके रूपांतरण के लिए उन्हें बहुत कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है और वो ऊर्जा उन्हें वातावरण से स्वतः ही मिल जाती है। इसलिए उनको अलग अलग करना, विलगित करना भी मुश्किल होता है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं ज्यामितीय समावेता। अब देखो, ज्यामितीय समावेता को आप पढ़ने से पहले एक चीज सीखिए। जैसे मान लो मैं 2 कार्बन परमाणु लेता हूं ऐसे, और 1-2 कार्बन यहाँ लिए। एक जो दोनों कार्बन है वो सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं और यहाँ दोनों कार्बन जो है वो डबल बॉन्ड से जुड़े हुए। अब इनसे कोई समूह जुड़े हुए हैं। जैसे मान लो इधर एक CH3 जोड़ देता हूँ, इस तरफ एक H जोड़ देता हूँ, इधर मैं एक CH3 जोड़ देता हूँ और इस तरफ मैं एक H जोड़ देता हूँ। ठीक, ऐसा ही मैं इसमें करता हूँ। अब आप यहाँ से देखो, इसकी संयोजकता 1, 2 और 3 एक कंप्लीट नहीं हो पा रही है, तो अपन क्या करते हैं, एक H यहाँ और जोड़ देते हैं और इसमें भी एक H और जोड़ देते हैं। ठीक है, इसको अगर मैं ऐसे खोल के लिखता हूँ तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ CH3, ठीक है, फिर CH2, फिर ये वाला CH2 और फिर ये वाला CH3। ये ब्यूटेन है। ये क्या है? ब्यूटेन है। ठीक है, अब आप देखो इसमें डबल बॉन्ड है, तो एक तरफ तो मैं H जोड़ देता हूँ और एक तरफ मैं क्या जोड़ देता हूँ, CH3। इधर भी मैं एक तरफ H जोड़ देता हूँ और एक तरफ जोड़ देता हूँ CH3। ठीक है, अगर मैं इसको लिखूँ तो ये है CH3, फिर ये CH है, फिर ये डबल बॉन्ड है, फिर ये CH है और फिर इससे जुड़ा हुआ है CH3। ठीक है, ये ब्यूटीन है। ये क्या है? ब्यूटीन। और जो डबल बॉन्ड है इसको अगर 1 नंबर देता हूं तो 2 नंबर कार्बन पे है, इसे मैं क्या लिख सकता हूं, 2 ब्यूटीन। ठीक है, 2 चीजें हमने बनाई। एक हमने ऐसा समूह बनाया है जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है और जिस कार्बन की जो 2 संयोजकताएं रिक्त थी उसमें एक जगह हाइड्रोजन है और एक जगह मेथिल समूह है। यहां हमने एक ऐसा यौगिक बनाया है जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है और उस कार्बन की जो 3 संयोजकताएं रिक्त रही उनमें 2 पर तो हाइड्रोजन जोड़ दिए, एक पर मेथिल समूह। मैं ये कह सकता हूं एक हमने ब्यूटेन लिया है, ये तो हो गया ब्यूटेन, और एक हमने ब्यूटीन ली है और वो भी कौन सी ब्यूटीन, 2 ब्यूटीन ली है। ठीक है, अब आप देखो, अब यहां इन दोनों के बीच क्या है, सिंगल बॉन्ड है, इसलिए ये घूम सकते हैं। जब एक बंद है, जैसे आप यूं समझ लो कि ये सिंगल बॉन्ड है साहब, यहां एक कार्बन जुड़ा हुआ है, यहां एक कार्बन है। अब इस कार्बन से एक H, दूसरा H, एक CH3, इधर एक H, दूसरा H, एक CH3। अब जब सिंगल बॉन्ड है तो इनमें मुक्त घूर्णन संभव होता है। ये समूह ऐसे घूमते रहेंगे, इधर वाले समूह भी घूमते रहेंगे। घूमने से क्या होगा, इनकी स्थितियां बदलती रहती है और जब इनकी स्थितियां बदलती रहती है तो इनके क्या है, हम स्पष्ट रूप से कोई 2 अलग अलग रूप नहीं बता सकते। मैं ये नहीं कह सकता कि ये CH3 इस तरफ है, इसमें भी CH3 इस तरफ है। जब इनमें घूर्णन होगा तो ये CH3 नीचे आ सकता है और ये हाइड्रोजन ऊपर जा सकता है। तो 2 अलग अलग स्थितियां इनकी नहीं हो सकती। ठीक है, एक स्टेबल स्थितियां नहीं हो सकती। जबकि इसमें क्या है, इसमें एकदम फिक्स है। अब डबल बॉन्ड है तो मुक्त घूर्णन संभव नहीं है। जैसे मान लो एक ये है और एक ये है, अब ये डबल बॉन्ड से इधर एक CH3, इधर एक H, तो इनमें जब घूर्णन नहीं होगा तो इनकी स्थितियां फिक्स हो जाएगी। और फिक्स कैसे हो सकती है, फिक्स ऐसे हो सकती है जैसे एक बार CH3 इस तरफ है, एक बार इस तरफ है, और अगर मैं इसको चेंज करना चाहूँ तो मैं ये बना सकता हूँ, एक बार CH3 इस तरफ कर देता हूँ और एक बार CH3 इस तरफ कर देता हूँ, एक बार इधर H है और एक बार इधर H। ठीक है, एक पोजीशन में ऐसे कर देता हूँ कि जो इधर CH3 था उसकी जगह H और इस तरफ CH3, इस तरफ क्या कर देता हूँ H और इस तरफ CH3। अब आप देखो, जब डबल बॉन्ड था या ट्रिपल बॉन्ड हो, यानी द्विबंध हो चाहे त्रिबंध हो, ऐसे में मुक्त घूर्णन संभव नहीं होता है। और जब मुक्त घूर्णन संभव नहीं होता है
तो मैं कह सकता हूं कि एक बार तो मेथिल समूह को मैं इस ओर लिख दूं और एक बार मेथिल समूह को मैं इस ओर लिख दूं। ऐसे हमें क्या होगा, इससे हमें इसके दो रूप प्राप्त होंगे। एक ऐसा रूप प्राप्त होगा जिनमें दोनों मेथिल समूह एक ही ओर है और एक ऐसा रूप प्राप्त होगा जिनमें दोनों मेथिल समूह एक दूसरे के क्या है, विपरीत है। एक इस तरफ है, एक उस तरफ है। ठीक है, तो ये दो समावयवी बन गए। और ये दोनों किस प्रकार के समावयवी हो गए, ये ज्यामितीय समावयवी हो गए। क्यों? अणुसूत्र सेम है। ये ब्यूटेन है, ये भी 2 ब्यूटीन है, ये भी क्या है, 2 ब्यूटीन, दोनों ही 2 ब्यूटीन है। लेकिन इस ब्यूटीन में जो कार्बन पर जो प्रतिस्थापित ना कह के मैं ये कह दूं कि जो समूह जुड़े हुए हैं उनकी व्यवस्थाएं भिन्न भिन्न है। एक बार इस प्रकार की व्यवस्थाएं है और एक बार इस प्रकार की व्यवस्था है। तो यहाँ ज्यामितीय समावयवता दर्शाई जा रही। तो ज्यामितीय समावयवता दर्शाने की जो सबसे पहली शर्त है वो ये है कि जरूरी नहीं है कि ये दोनों कार्बन ही हो, कोई भी दो यौगिक जुड़े हुए हैं, यहाँ एक कार्बन हो सकता है, एक नाइट्रोजन हो सकता है। तो जो दो यौगिक जुड़े हुए हैं उन दोनों के बीच में मुक्त घूर्णन संभव नहीं होना चाहिए। अगर मुक्त घूर्णन नहीं होगा तो फिर उनकी दो ही प्रकार की स्थितियां बनेगी। ठीक है, और यदि मुक्त घूर्णन उनके बीच में हो रहा है तो फिर वो ज्यामितीय समावयवता नहीं दर्शाती। अब आप इसको पढ़िए। कार्बन कार्बन एकल बंध में मुक्त घूर्णन एवं कमरे के ताप पर स्वतः ही मुक्त घूर्णन प्रक्रम संपन्न होते रहते हैं और मुक्त घूर्णन हेतु आवश्यक ऊर्जा 5 से 15 किलो कैलोरी पर मोल होती है, जो कमरे के ताप पर सहज उपलब्ध हो जाती है। तो यहाँ से इस चीज को आप समझिए कि जब कार्बन और कार्बन के बीच एकल बंध है यानी सिंगल बॉन्ड है तो इनमें मुक्त घूर्णन होता है और ये मुक्त घूर्णन बहुत कम टेम्परेचर पे हो जाता है। यानी जैसे ये जो घूम रहे हैं तो इनको नॉर्मल 5 से 15 किलो कैलोरी यदि इनको एनर्जी मिलती है प्रति मोल तो ये इनमें घूर्णन हो जाता है और ये एनर्जी इतनी कम है कि कमरे के टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे ये इन्हें मिल जाती है। इसलिए इनकी स्थितियां स्थायी नहीं होती, बदलती रहती है। लेकिन अगर कार्बन और कार्बन के द्विबंध में मुक्त घूर्णन संभव नहीं है, इसको हम एक एग्जाम्पल चित्र से समझ सकते हैं। जैसे आप यहाँ देखो, यहाँ एक कील लगाई है हमने और एक कील लगाने से ये आपस में क्या है, घूम रहे हैं। जबकि यहाँ हमने 2 कीलें लगा दी। अब 2 कीलों का मतलब आप ये समझिए कि यहाँ डबल बॉन्ड है और एक कील का मतलब आप ये समझिए कि यहाँ क्या है, सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड है तो मुक्त घूर्णन संभव है। मुक्त घूर्णन संभव है तो समूह की स्थितियां बदलती रहती है और वो फिक्स नहीं होती। फिक्स नहीं होती तो उन्हें हम आसानी से आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। जबकि डबल बॉन्ड होता है तो मुक्त घूर्णन संभव नहीं हो पाता और मुक्त घूर्णन संभव नहीं हो पाता तो उनकी विशेष स्थितियां ही रहती है। ठीक है, इसके बाद में देखो, इसके बाद में हम यदि आगे देखें तो इस प्रकार के ऐसे यौगिक जिनमें प्रतिबंधित घूर्णन, ऐसे यौगिक जिनमें प्रतिबंधित घूर्णन के कारण भिन्न भिन्न विन्यास प्राप्त होते हैं, ज्यामितीय समावयवी कहलाते हैं और ये दोनों विन्यास परस्पर ज्यामितीय समावयवी होते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या समझते हैं, कार्बन कार्बन हो चाहे कार्बन के साथ नाइट्रोजन भी हो, कार्बन कार्बन से जुड़े परमाणु जिनमें द्विबंध या ट्रिपल बॉन्ड हो तो उनमें मुक्त घूर्णन संभव नहीं हो पाता है और मुक्त घूर्णन ना होने से उनके अलग अलग विन्यास प्राप्त होते हैं और उन विन्यासों को हम क्या कहते हैं, ज्यामितीय समावयवी कहते हैं और यही घटना ज्यामितीय समावयवता कहलाती है। अब देखो, हम यहाँ 3 जगह पढ़ेंगे। एक एल्कीन में ज्यामितीय समावयवता पढ़ेंगे, एक ऑक्सीन में पढ़ेंगे और एक एलिसाइक्लिक यौगिकों में ज्यामितीय समावयवता पढ़ेंगे। अब यहाँ से यदि हम बात करें तो ज्यामितीय समावयवता दर्शाने के लिए 2 चीज़ें होना जरूरी है। सबसे पहली कि उनमें प्रतिबंधित घूर्णन युक्त बंध उपस्थित हो, यानी ऐसे बॉन्ड हो जो उनमें मुक्त घूर्णन ना होने दे। मतलब असंतृप्त यौगिक हो, चाहे उनमें द्विबंध हो चाहे उनमें त्रिबंध हो। ठीक है जी। अब क्या है,
कार्बन के केस में हम त्रिबंध की बात इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि जब 3 बंध होते हैं तो उसकी एक संयोजकता ही मुक्त रहती है। अब एक संयोजकता मुक्त रहती है तो यहाँ तो क्या हाइड्रोजन जोड़ दो, हाइड्रोजन की जगह CH3 जोड़ दो, तो वो एक ही है, तो या तो वो इस तरफ जुड़े या वो इस तरफ जुड़े। ठीक है, तो हम यहाँ द्विबंध की बात करते हैं कि कार्बन कार्बन के बीच द्विबंध है, यानी ऐसा बंध हो जो उनमें मुक्त घूर्णन संभव ना हो सके। अब कई बार कई क्या कहते हैं, जैसे मान लो कि ये साहब इसमें द्विबंध तो है लेकिन मैं इधर दोनों समूह CH3 जोड़ देता हूँ, ऐसे ये भी CH3, ये भी CH3, ये भी CH3 और ये भी CH3, ऐसे समूह जोड़ दो। अब मैं कहता हूं कि एक बार ये CH3 यहां है, एक बार ये CH3 यहां है, तो इससे फर्क क्या पड़ेगा? इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो दूसरी शर्त ये होती है, ठीक है मुक्त घूर्णन नहीं होना चाहिए, लेकिन जो समूह जुड़े हुए हैं वो एक जैसे भी नहीं होने चाहिए। अगर वो एक ही जैसे समूह है तो फिर इसका अलग रूप हमें प्राप्त कहां से होगा? वो तो वैसा ही रूप होगा। समझ रहे हो इस बात को? तो यहां ये 2 शर्तें क्या है, एक तो प्रतिबंधित घूर्णन युक्त बंध उपस्थित हो, यानी ऐसा बंध हो जो घूर्णन ना करवाए। इसको मैं सरल भाषा में ऐसे लिख सकता हूं, इस प्रकार का बंध उपस्थित हो जिसके कारण मुक्त घूर्णन संभव ना हो सके। ठीक है। दूसरा, जो प्रतिबंधित घूर्णन युक्त बंध के दोनों ओर जो समूह है या प्रतिस्थापी है वो कैसे होने चाहिए? भिन्न भिन्न होने चाहिए। तो ये आपके एग्जाम में सवाल आ सकता है कि ज्यामितीय समावयवता दर्शाने वाले यौगिकों में कौन सी विशेषता होनी चाहिए, या ज्यामितीय समावयवता दर्शाने वाले यौगिक किस प्रकार की शर्तों का पालन करना चाहिए। तो हमें 2 बातें रखनी है। एक तो क्या ऐसे यौगिक हो जिनमें प्रतिबंधित घूर्णन युक्त बंध हो, या हम यूं कह सकते हैं इस प्रकार का यौगिकों में बंध होना चाहिए जिससे उनमें मुक्त घूर्णन संभव नहीं हो। ठीक है। दूसरा, जो बंध के दोनों ओर जो प्रतिस्थापी या जो समूह है वो भिन्न भिन्न होने चाहिए। ठीक है, ये बात आप एकदम अच्छे से समझ गए हो। अब हम एल्कीन के अंदर देखेंगे, क्योंकि एल्कीन में डबल बॉन्ड है, मुक्त घूर्णन होगा नहीं, उससे जुड़े हुए दोनों समूह अलग अलग होंगे, तो वो ज्यामितीय समावयवता दर्शाएंगे। सबसे पहले आप देखो एल्कीनों में ज्यामितीय समावयवता। अब आप यहां से यदि हम एल्कीन की बात करें तो सबसे पहले तो डबल बॉन्ड है, तो पहली शर्त ये कंप्लीट कर रहा है ज्यामितीय समावयवता की, क्योंकि इसमें मुक्त घूर्णन नहीं हो रहा है। दूसरी शर्त ये है कि इससे जो समूह, जैसे यहाँ A है, यहाँ B है, यहाँ A है, यहाँ B है, ऐसी स्थिति होनी चाहिए। मतलब ये A है तो ये A नहीं होना चाहिए, यानी ये दोनों एक जैसे नहीं होने चाहिए। यदि ये H है तो ये H ना हो, और यदि ये CH3 है तो ये CH3 ना हो। ओके। अब आप देखो एल्कीनों में कार्बन कार्बन द्विबंध उपस्थित होने के कारण मुक्त घूर्णन संभव नहीं होता। अतः द्विबंध से जुड़े दोनों कार्बन परमाणुओं पर यदि भिन्न भिन्न प्रतिस्थापी हो, अलग अलग हो, जैसे एक A है एक B है, तो त्रिविम में 2 स्थायी विन्यास प्राप्त होते हैं। एक ऐसा विन्यास प्राप्त हो जाएगा जिसमें दोनं A एक तरफ है, और एक ऐसा विन्यास प्राप्त हो जाएगा जिसमें अगर मैं B और A को चेंज कर देता हूं तो ये स्थिति इस प्रकार की हो जाएगी, जिसमें A और A दोनों अलग अलग है, B और B क्या है? अलग अलग है। ठीक है। तो 2 अलग अलग विन्यास, स्थायी विन्यास प्राप्त होते हैं। यदि दोनों कार्बन के समान समूह एक ही ओर हो तो उसे हम समपक्ष समावयवी कहते हैं। तो अगर इसमें कार्बन से जुड़े दोनों समान समूह एक ही ओर हो तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको तो हम कहेंगे समपक्ष समावयवी, या इसे अंग्रेजी में CIS सिस लिखा जाता है। ठीक है। और यदि वो समूह समान समूह विपरीत हो, विपरीत अभिविन्यासित हो, तो इसको हम क्या कह देंगे? इसको हम कहेंगे विपक्ष, और इसे अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं? ट्रांस कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांस कहते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर मुक्त घूर्णन नहीं हो रहा है और कार्बन या जो भी बंध से जुड़ा हुआ है उससे अलग अलग समूह जुड़े हुए हैं, तो 2 स्थायी विन्यास प्राप्त होंगे। अलग अलग समूह में दोनों एक जैसे समूह एक और हो तो समपक्ष, और अगर दोनों एक जैसे समूह विपरीत अभिविन्यासित हो तो विपक्ष रूप हमें प्राप्त
होगा। ठीक है, अब आप देखो, जैसे अभी अपन ने ये चित्र बनाया, ये हम 2-ब्यूटीन की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? 2-ब्यूटीन की। अब आप यहाँ से देखो, ये 2-ब्यूटीन है और 2-ब्यूटीन को मैं इस प्रकार से भी लिख सकता हूँ, ये CH3, ये CH, ये डबल बॉन्ड CH और ये CH3। ठीक है जी, ये हो गई 2-ब्यूटीन। ये 4 कार्बन है, 2 नंबर पे डबल बॉन्ड इन लगा हुआ है, इसलिए हम इसे 2-ब्यूटीन कहते हैं। ठीक है, अब आप देखो, ये इसमें कार्बन और ये कार्बन डबल बॉन्ड है, तो ये कार्बन और ये कार्बन डबल बॉन्ड है। इसमें एक H इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, इस तरफ जोड़ दिया, और एक H इस कार्बन से इस तरफ। इस कार्बन से एक CH3 है, इस कार्बन से भी एक CH3 है, तो एक CH3 इस तरफ, एक CH3 इस तरफ। ठीक, अब आप यहां देखो, 2 स्थितियां बन रही है। 2 स्थितियां कौन कौन सी बन रही है? यदि मैं यहां ध्यान देता हूं, तो एक तो ऐसी स्थिति जिसमें दोनों CH3 एक तरफ और दोनों हाइड्रोजन एक तरफ। ठीक है, एक स्थिति ऐसी बन रही है जिसके अंदर एक CH3 इस तरफ है, दूसरा CH3 इस तरफ है। तो ये स्थिति तो कहलाएगी समपक्ष और ये स्थिति कहलाएगी विपक्ष। ठीक है, तो ये समपक्ष 2-ब्यूटीन है और ये विपक्ष 2-ब्यूटीन है। अब एग्जाम में प्रश्न कैसे आता है? 2-ब्यूटीन के ज्यामितीय समावयवी बनाइए। तो हमें क्या करना है? एक हमें समपक्ष स्थिति बनानी है, समपक्ष बनाकर उसके आगे नाम लिखना है समपक्ष 2-ब्यूटीन, और विपक्ष बना के हमें लिखना है विपक्ष 2-ब्यूटीन। अगर स्पष्टीकरण हम देना चाहें तो हम कह सकते हैं इसमें दोनों मेथिल समूह एक और है, दोनों हाइड्रोजन एक और है। ठीक है, इसमें दोनों हाइड्रोजन विपरीत हैं और दोनों जो CH3 है वो भी क्या है? विपरीत है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 2-ब्यूटीन के जो समावयवी, ज्यामितीय समावयवी है वो हमने बनाए। इसके बाद में देखो, इसके बाद में है 1,2-डाइक्लोरोएथीन। देखो, हमने कुछ नहीं किया, हमने क्या किया? जो कार्बन और कार्बन से डबल बॉन्ड लगा हुआ था, उसमें एक तो हाइड्रोजन वैसा का वैसा ही है, और एक जो CH3 था उसकी जगह हमने क्या है? Cl लगा दी। अब Cl लगा दिए तो कार्बन की संख्या 2 कम हो गई, क्योंकि यहाँ से एक CH3 चला गया और यहाँ से एक CH3, तो ये तो एथीन हो गई। इसको अगर मैं सूत्र के रूप में लिखूं तो CH Cl और डबल बॉन्ड CHCl, ये है जी। और ये एथीन हो गई, उसके 1 नंबर पे भी क्लोरो है, 2 नंबर पे भी क्लोरो है, तो इसका नाम हो गया 1,2-डाइक्लोरोएथीन। क्या नाम हो गया? 1,2-डाइक्लोरोएथीन। ठीक बात है। अब सवाल एग्जाम में ऐसे आता है, समावयवी इसके भी वैसे ही बनेंगे, दोनों Cl एक तरफ, दोनों हाइड्रोजन एक तरफ, समपक्ष 1,2-डाइक्लोरोएथीन, और दोनों Cl विपरीत है, दोनोदोनों हाइड्रोजन विपरीत है, तो विपक्ष नाम हो जाएगा 1,2-डाइक्लोरोएथीन। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आप देखो, प्रश्न ये आता है कि 1,2-डाइक्लोरोएथीन के ज्यामितीय समावयवी बनाइए। तो आपको यहां ये चीज ध्यान रखनी है, आपको सबसे पहले 1,2-डाइक्लोरोएथीन बनाना आना चाहिए। अब ये जरूरी थोड़ी है कि आपको 1,2-डाइक्लोरोएथीन दे, हो सकता है Cl की जगह वो Br लगा दिया जाए एग्जाम में, 1,2-डाइब्रोमोएथीन आ जाए। तो हम क्या करेंगे? दोनों Br एक तरफ हो जाएंगे तो वो समपक्ष, और दोनों Br विपरीत हो जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा? विपक्ष। कोई दिक्कत नहीं है। अब आप इसको देखो, ये मेलेइक अम्ल है, और मेलेइक अम्ल या इसे हम डाइब्यूटिनोइक अम्ल भी कह सकते हैं। देखो, इसकी स्ट्रक्चर है इस प्रकार से, C डबल बॉन्ड C, एक तरफ COOH और दूसरी तरफ भी है COOH। ये हमने एसिड में भी पढ़ा होगा, ऑक्जेलिक एसिड पढ़ा था हमने, इसके बाद में मेलेइक अम्ल पढ़ा था, फ्यूमेरिक अम्ल पढ़ा था, बहुत सारे हमने अम्लों के अंदर ये पढ़े थे। ठीक है, तो यहाँ से आप देखो, ये जो मेलेइक एसिड है इसमें 2 COH यदि दोनों एक तरफ हैं तब तो वो समपक्ष हो गई, और दोनों COH विपरीत हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? विपक्ष रूप
कहते हैं। तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में देखो एक ब्यूटेनोइक अम्ल। अब क्या है, एक तरफ तो COH रख लिया और एक तरफ CH3 रख लिया, ठीक है। इसमें भी आप देखो दोनों हाइड्रोजन एक तरफ है और ये दोनों अलग अलग समूह है वो इस तरफ है। यहां देखो ये दोनों हाइड्रोजन विपरीत हो गए और एक CH3 COH क्या हो गए, अलग अलग हो गए। तो ये जो 2 ब्यूटेनोइक अम्ल है ये तो इसका समपक्ष रूप है और ये इसका कौन सा रूप है, विपक्ष रूप है। अब आपको करना क्या है, आपको इन पर अभ्यास करना है। आप जैसे पहले ब्यूटेनोइक एसिड बनाओ। अब देखो 2 ब्यूटेनोइक एसिड है तो हम इसको कैसे बनाए, 4 कार्बन है, 1 2 3 4, 4 नंबर पे एसिड आएगा COOH, ठीक है। इसको 1 दे दूं, इसको 2, 2 पे इन है तो ये डबल बॉन्ड हो गया। अब इसमें कार्बन की संयोजकता बैलेंस कर दो तो इधर तो 3 हो गए, 2 और 1 3, 1 है जोड़ दो, 2 और 1 3, 1 है जोड़ दो। तो सबसे पहले तो आप 2 ब्यूटेनोइक एसिड बनाना सीखिए। अब इसके बाद में आप उन दोनों कार्बन को ले लो जिनके बीच में डबल बॉन्ड है, उनको ऐसे लिख लो, लिख दिया। अब इस कार्बन से 2 चीजें हैं, एक हाइड्रोजन एक CH3, तो एक तरफ CH3 लिख दो और एक तरफ H लिख दो, लिख दिया। अब इस कार्बन से एक हाइड्रोजन और एक एसिड ग्रुप जुड़ा हुआ है तो एक तरफ तो लिख दो COOH और एक तरफ लिख दो H। अब आपको करना क्या है, अब आपको इन दोनों रूपों को चेंज करना है। एक तरफ आ जाएगा इधर COH और ये H इस तरफ आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये इसका विपक्ष रूप हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी आप कर सकते हो। इसके बाद में देखो, यदि जो द्विबंध में किसी एक कार्बन के दोनों प्रतिस्थापी समान हो, ये बात हम पहले भी कर चुके हैं। जैसे मान लो यदि ये कोई द्विबंध से कार्बन से प्रतिस्थापी एक जैसे जुड़े हुए हैं XX और एक है XY, तो ये दोनों अगर मैं यहां लेता हूं तो मैं इसको यदि समपक्ष स्थिति देता हूं तो सपोज करो मैं यदि इस X को उस तरफ ले जाऊं तब स्थिति क्या बनेगी, इधर Y आ जाएगा, इधर X आ जाएगा, ऊपर X रहेगा और इधर भी X है। फिर वही स्थिति, इसमें भी दोनों X एक ही स्थिति पे है। तो इस प्रकार से यदि किसी कार्बन से द्विबंध के किसी भी एक कार्बन पर दोनों प्रतिस्थापी समान होते हैं तो फिर वो ज्यामितीय समावयवता नहीं दर्शाते। ठीक बात है। अब आप जैसे इसको देखो, अब इसका नाम क्या है, पहले तो ये देखो, तो इसमें 4 कार्बन की श्रृंखला बन रही है, 1 2 3 4 और यहां दूसरे कार्बन पे डबल बॉन्ड है, ये रहा साहब, ठीक है। इस कार्बन से एक CH3 एक H है तो इस कार्बन से एक तो CH3 ये CH, ठीक। अब इस कार्बन पे दोनों ही CH3 है तो इस पर एक CH3 इस तरफ और एक CH3 इस तरफ, ये लो जी, इसको बैलेंस कर दो, ये CH3। अब इसका नाम देखो, ये 4 कार्बन की श्रृंखला बन रही है, इसको 1 दे दो, इसको 2, इसको 3, इसको 4, तो 2 नंबर पे मेथिल है तो मैं इसका नाम लिख सकता 2-मेथिल ब्यूटेन या 2 ब्यूटेन। 2 नंबर पे मेथिल है और 4 कार्बन की श्रृंखला है, इसको हम ब्यूट कहेंगे और 2 नंबर पर इन है, इसे मैं 2-मेथिल 2 ब्यूटीन भी कह दूंगा या 2-मेथिल ब्यूट 2 इन भी कह दूंगा। अब ये एक छोटा सा सवाल अपने एग्जाम में आता है कि 2-मेथिल 2 ब्यूटीन के ज्यामिति समावयवी लिखिए या के ज्यामिति समावयवी नहीं होते, कारण दीजिए। तो सबसे पहली बात, इसके ज्यामिति समावयवी नहीं होते। कारण क्या देंगे, कारण हम ये देंगे कि जो द्विबंध से जुड़े हुए कार्बन है उसमें एक कार्बन पर सेम समूह लगे हुए हैं, दोनों समूह मेथिल है, इसलिए ये ज्यामिति समावयवता प्रदर्शित नहीं करता। मतलब इसके स्थायी 2 अलग अलग रूप हमें प्राप्त नहीं होंगे। ठीक है जी, ऐसा ही एग्जाम्पल ये है। अब देखो इसका नाम क्या है, अगर मैं इसको 1 लिखूं तो 1 पे 2 क्लोरो है, 1 1 और 1 क्लोरो है 2 पे, तो 1 1 2 ट्राई क्लोरो एथीन, और ये भी ज्यामिति समावयवता नहीं दर्शाती। ठीक है जी। इसके बाद में आप आगे बात करते हैं हम
ऑक्जिमों में ज्यामितीय समावेतन। अब सबसे पहले हमें यह पता हो कि ऑक्जिम होती क्या है। तो आप देखो, कोई भी कार्बोनिल यौगिक है, चाहे वो एल्डिहाइड हो और चाहे वो कीटोन हो, यदि मैं इसको एक तरफ R लिख देता हूं, एक तरफ H लिख देता हूं, तब तो ये एल्डिहाइड हो गया। और यदि मैं इसको कीटोन बनाता हूं तो ये हो जाएगा CO। दोनों ही तरफ मैं इस तरफ R1 लिख देता हूं और इस तरफ R2 लिख देता हूं, मतलब दोनों एल्किल समूह अलग अलग हो। और इसकी क्रिया मैं NH2OH से करवाता हूं। अब NH2OH को हम हाइड्रोक्सिल एमीन कहते हैं, क्योंकि OH तो हाइड्रोक्सिल है, ये एमीन है। जैसे RNH2 को हम एल्किल एमीन कहते हैं, यानी एमीन से R एल्किल समूह जुड़ा हुआ है। वैसे ही NH2 से जब OH जुड़ा हुआ है तो इसे हम हाइड्रोक्सिल एमीन कहते हैं। ठीक है जी। इसकी क्रिया करवाते हैं नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया, हमने कार्बोनिल यौगिकों में अच्छे ढंग से पढ़ी थी। इसका O और इसका H, ये H2O बाहर निकल जाएगा। तो आप देखो, यहां दोनों एल्किल समूह जुड़े हुए हैं, ये C से सीधा N जुड़ जाएगा डबल बॉन्ड से और आगे OH, इसे हम ऑक्जिम कहते हैं। C डबल बॉन्ड N OH। ठीक है जी, इसे हम क्या कहते हैं? ऑक्जिम। अब यदि हम इसके बाद में आगे देखें तो ऑक्जिम भी दो प्रकार की, एक ऐसी ऑक्जिम जो एल्डिहाइड से बने, जैसे आप यहां से देखते, अगर मैं इसकी क्रिया NH2OH से करवाता हूं तो ये H2O बाहर निकलता, तो ये तो बन जाता, मैं यहां लिख देता हूं R एक तरफ है, इससे C जुड़ा हुआ है ऐसे, इस C से एक H जुड़ा हुआ है, ये डबल बॉन्ड NOH। ओके जी। और यदि ये यहां से O निकलता, मतलब NH2OH की क्रिया होती, तो ये यहां से H2O जाता, तो फिर ये R, फिर दूसरा R और फिर हो जाता डबल बॉन्ड NOH। तो एक एल्डिहाइड से बनी है और एक कीटोन से बनी है। दो प्रकार की ऑक्जिम बनी, एल्डिहाइड से बनी है और वो भी एसिटैल्डिहाइड से बनी है, इसलिए हम इसे एसिटैल्डोक्सिम कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। अब आप इसमें देखो, वही C डबल बॉन्ड NOH, वही आप देखिए, ये है C डबल बॉन्ड NOH, एक तरफ H और एक तरफ R, एक तरफ H है और R की जगह CH3 है। अब इसमें क्या हो रहा है, इसके अंदर जो मेथिल और OH, इन दोनों में से जो छोटा समूह है OH है, वो हाइड्रोजन की ओर है, इस हाइड्रोजन की तरफ है, इसलिए इसे हम सिन कहते हैं। वही जैसे हम समपक्ष कहते हैं, सिस कहते हैं, वैसे ये सिन रूप है। ठीक है। और अगर ये छोटा समूह है इस हाइड्रोजन के एंटी हो, विपरीत हो, तो इसे हम क्या कहते हैं? एंटी कहते हैं। ओके, ये सिन एसिटैल्डोक्सिम हो गई और ये एंटी एसिटैल्डोक्सिम हो गई। कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको एसिटैल्डोक्सिम बनाना आना चाहिए, फिर आपके दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी। ठीक है। एक बार मैं फिर इसको बना के बता दूं, ये एसिटैल्डिहाइड है CH3COH और इसकी क्रिया हम करवा रहे हैं NH2, इधर लिख देता हूं NH2OH। यही क्रिया हो रही है, H2O बाहर निकल रहा है, बन क्या रहा है? CH3CH डबल बॉन्ड NOH। और इसके दो रूप हैं, एक सिन रूप है और एक एंटी रूप है। ठीक है। नेक्स्ट देखो, एक है बेंजेल्डोक्सिम, यानी बेंजेल्डिहाइड से बनी है, मतलब जो CH3 है उस CH3CHO की जगह क्या आ गया है? ये इस प्रकार का समूह आ गया, ये है साहब C डबल बॉन्ड O और ये H। तो ये CH3 की जगह ये आ गया, तो आप CH3 की जगह ये लिख दो। छोटा समूह OH और H एक तरफ है तो ये सिन है, और छोटा समूह OH और H विपरीत है तो इसे हम एंटी कहते हैं। ठीक है। तो ये तो हो गया सिन, ये क्या हो गया? एंटी बेंजेल्डोक्सिम हो गई है, और ये सिन बेल्डेक्सोमी हो गई है। ओके, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट देखो, अब ऐसी जो कीटोन से बनी और वो भी एसिटोफिनोन है। एसिटोफिनोन का मतलब है कि इस प्रकार की संरचना है जी, ये तो बेंजीन और इसके बाद में ये CO और CH3, ये है।
इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो हाइड्रोजन है उसके स्थान पे CH3 है, या हाइड्रोजन के स्थान पे ये फेनिल समूह है और एक तरफ CH3 है। ठीक है, अब आप इसमें भी देखो, ये छोटा समूह है इस CH3 की ओर है तो ये सिन है, और ये OH छोटा समूह इस ओर है तो इसको हम क्या कहते हैं, एंटी कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से जो C डबल बॉन्ड N वाले यौगिक होते हैं उनके अंदर भी ज्यामितीय समावयवता दर्शाई जाती है, वो भी सिन रूप और एंटी रूप रखते हैं। इनके एग्जाम्पल पे आप विशेष रूप से प्रश्न यदि आता है ज्यामितीय समावयवता पे, तो ज्यामितीय समावयवता की मूल शर्त क्या है, और आपको कोई भी कंपाउंड देकर उसके ज्यामितीय समावयवी बनवाए जाएंगे। तो आप यदि इन पे अभ्यास करते हो तो इजीली हम वहां एग्जाम में बना सकते हैं। नेक्स्ट है साइक्लिक यौगिकों में एलिसाइक्लिक यौगिक। एलिसाइक्लिक यौगिक क्या होते हैं, जैसे मान लो ये है, ये साइक्लोप्रोपेन है, अगर ऐसा यौगिक है, ये साइक्लोब्यूटेन है, अगर इस प्रकार का यौगिक है तो ये साइक्लोप्रोपेन है, और ये ऐसे साइक्लिक यौगिक। अब इन साइक्लिक यौगिकों में क्या है, इनमें डबल बॉन्ड तो नहीं होता, लेकिन इनमें घूर्णन भी नहीं हो पाता। ठीक है ना, तो घूर्णन नहीं होता तो फिर इनकी भी वही फिक्स दो स्थायी संरचनाएं बनती है, और उनमें जो समूह जुड़े हुए होते हैं उनकी स्थितियां अलग अलग हो सकती है। ठीक है, द्विप्रतिस्थापी साइक्लोएल्केन के अंदर व्युत्पन्न, जैसे साइक्लोप्रोपेन है, साइक्लोब्यूटेन है, साइक्लोपेंटेन है आदि चक्रीय संरचनाओं के कारण मुक्त घूर्णन प्रतिबंधित हो जाता है, जिससे यौगिक के समपक्ष या विपक्ष ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित करते हैं। अब आप इसको एग्जाम्पल से समझिए। आप देखो, ये डाइमेथिल साइक्लोप्रोपेन है, मतलब साइक्लोप्रोपेन तो ये हो गई साहब, ये साइक्लोप्रोपेन है, और दो मेथिल समूह है। एक मेथिल समूह मान लो यहां जोड़ देता हूं, और एक मेथिल समूह में यहां जोड़ देता हूं। अब इसकी हर स्थिति पर एक H है। अगर वो CH3 यहां जुड़ा हुआ है, अगर ये CH3 इस जगह जुड़ा हुआ है तो यहाँ वाला H ऊपर है और यहाँ वाला H ऊपर है। अब आप इसको ध्यान से देखो, इसमें भी CH3 नीचे और इसमें भी CH3 नीचे, हाइड्रोजन दोनों ऊपर है, तो ये तो समपक्ष रूप हो गया। और अगर मैं इसको चेंज कर दूं, इस प्रकार से चेंज कर देता हूं, तो H तो आ गया है नीचे और CH3 चला गया है ऊपर, तो ये कौन सा रूप हो गया, विपक्ष रूप हो गया। ठीक है, तो डाइमेथिल साइक्लोप्रोपेन को आप आसानी से बना सकते हो, और इस पर हम ये इसके दोनों ज्यामितीय समावयवी बना सकते हैं। इसके बाद में है 1,3-डाइक्लोरोसाइक्लोब्यूटेन। देखो, ब्यूटेन है, दो क्लोरीन है, एक 1 पे है और एक 3 पे। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। 1 पे Cl है वो ऊपर की तरफ है, 3 पे Cl है वो ऊपर की तरफ है। यदि दोनों Cl एक तरफ है, दोनों H एक तरफ है, तो ये इसका समपक्ष रूप हो गया। और आप यहां देखो, एक Cl ऊपर है, एक Cl नीचे है, तो ये इसका कौन सा रूप हो गया, विपक्ष रूप हो गया। कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही आप साइक्लोपेंटेन को देख सकते हो। साइक्लोपेंटेन को हम देखते हैं तो यहां भी क्या हो रहा है, देखो 1 2 3 4 5 कार्बन है, पेंटेन है, चक्रीय संरचना है, एलिसाइक्लिक है, सभी कार्बन की संरचनाएं हैं। 2 मेथिल समूह है, 1 पे 2 पे, ये दोनों एक तरफ है तो समपक्ष, और ये दोनों चेंज है तो क्या हो गया है, विपक्ष हो गया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से हम क्या है, जो 1,3-डाइक्लोरोसाइक्लोब्यूटेन और 1,2-डाइमेथिल साइक्लोपेंटेन है, इनके भी समावयवी बना सकते हैं। तो आज की जो क्लास है उसमें हमने ज्यामितीय समावयवता को पढ़ा, और ज्यामितीय समावयवता में भी कुछ एग्जाम्पल पढ़े हैं, और उन एग्जाम्पलों को एग्जाम में प्रश्न कन्फर्म आना है कि जैसे मान लो कोई भी, जैसे 2-ब्यूटीन के ज्यामितीय समावयवी बनाइए। जितने भी एग्जाम्पल हमने पढ़े हैं इनमें से किसी के भी ज्यामितीय समावयवी आपसे बनवाए जा सकते हैं। ठीक है, तो आप इन पर क्या है, अभ्यास कीजिए, ये आसानी से आप इनको कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम ज्यामितीय समावयवियों के कुछ गुणधर्मों के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप इनको खूब अच्छे ढंग से पढ़िए। ठीक है, थैंक यू।